हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 1 लेकर आए हुए हैं, जो जेएससी द्वारा जारी किया गया है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल एक सेट में मैथ का सेट लेकर आए। इसमें एक सेट में टोटल 40 क्वेश्चन रहता है। हम 40 क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से हम बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कुल 40 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो देखिए, आज हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए ये क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। कितना? एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज कितना? 1.2 में। देखिए 1.2 में क्वेश्चन बोला, पहला नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या 120 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को चूज करना। देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं इसको। 120 है, 120 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार तोड़ेंगे। 2 से देंगे कितना आएगा? 60 आएगा। 2 से देंगे कितना आएगा? 30। 2 से देंगे कितना? 15 और 3 बचे 15। मतलब कितना आ गया? 2 2 2 3 इंटू 5। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सूट कर रहा है। देखिए 2 2 2 3 इंटू 5। देखिए 2 2 2 इसमें नहीं, 2 2 2 नहीं। मेरा कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कि 2 2 2 3 और 5। 2 2 2 3 और 5। ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है? 1। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान क्वेश्चन था। हम देखिए बता लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेट का क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 दिया है। मतलब ये दोनों का अगर इसका अगर HCF निकालेंगे तो कितना दिया? 9। तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? जिससे दिखेंगे ये कितना आसानी से बनाते हैं। देखिए दिया है, जो दिया है हम लिखते जाते हैं। हम अभी थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए डिटेल्स में बना रहे हैं। बाकी जब आप एग्जाम में बना सकते हैं तो शॉर्ट में, क्योंकि आपको बना के वहां दिखाना नहीं है, वहां एक ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो, अगर प्रथम संख्या हमको कितना दिया? प्रथम संख्या दिया है हमको 306 तथा दूसरी संख्या कितना दिया है? दूसरी संख्या बराबर दिया है 657। देखिए 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9। तो HCF बराबर कितना दिया है? HCF बराबर दिया है हमको 9। HCF बराबर क्या दिया है? 9। हमको निकालना है LCM इक्वल टू वाट। हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM इक्वल टू वाट। हम जानते हैं, हम यहाँ ऊपर नीचे नहीं बना रहे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। तो पहली संख्या मेरा है 306, दूसरी संख्या 657 बराबर HCF है 9 और LCM इक्वल LCM हम जान नहीं रहे। देखिए 306 का 306 हो गया, 657 का 657 लिख रहे हैं। देखिए ये गुना में नीचे आएगा, कौन सी हो जाएगा? भागा में हो जाएगा 9। बराबर क्या होगा? LCM। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। 9 से 306 कटेगा। एक सेकंड हम भागा देख रहे हैं। 9 से 306 को 9 दिया 27, 10 में 7 गया 3, खत्म। 9 चौक 36। कितना बार में? 34 बार में कट रहा है। कितना बार में? 34। अब 34 को 657 से गुना कीजिएगा तो देखिए LCM बराबर मेरा आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। 2 2 3 3 8 आ जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। देखिए कितना आसानी से हम बना लिए। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कितना आसानी से बनाए। देखिए बोला 306 तथा आपको एग्जाम में इतना डिटेल्स जाना ही नहीं है। हम वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या HCF गुने LCM लगा देंगे और आसानी से निकाल देंगे। हम आप लोगों को यहाँ बना के दिखा दिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा।
तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 दी है। HCF बराबर 9, LCM इक्वल टू 1। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये होता है, ये फार्मूला होता है मेरा। तो 306 657 को HCF 9, LCM में रहना, ये गुना में नीचे आएगा भागा 34, 34 से 657 को गुना किए तो कितना आ गया 22338, कितना गया इकाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 22,338 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया बी। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत आसान है, बहुत आसान। 15 और 25 का HCF निकालिए। 15 और 25 का क्या निकालिए HCF, मतलब HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसका दो विधि से हम बताते हैं। देखिए 15 है, 15 को आप तोड़ दीजिए। 15 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणन करते हैं तो 3 × 5 लिख सकते हैं, और 25 को जब हम तोड़ते हैं तो इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 5। अब HCF हम उसी को कहेंगे जो इसमें और इसमें दोनों सेम आ जाए, सेम डिजिट आ जाए। देखिए यहाँ भी हमको कितना मिला है 5 मिला, कितना मिला 5, और यहाँ भी कितना मिला है 5। अगर यहाँ 5 यहाँ 5 2 5 अगर इसमें और इसमें और कुछ मिल रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या 3 रहा है, इसको तो हम लेंगे नहीं। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अगर दोनों 5 मिल जाएगा तो HCF बराबर हो जाएगा 5। HCF बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप बच्चे क्लास में पढ़े होंगे तो देखिए इस प्रकार से आप लोग सीखेंगे कि 15 और 25 का HCF निकालना है। तो 15 × 1 = 15, 5 में 0, 5 में 5 गया कितना बचा 0, 2 में 1 गया कितना बचा 10। अब 10 से फिर 15 यहाँ लेंगे, ये 15 यहाँ आ गया, 10 × 1 = 10 आ गया। अब कितना बचा 5 का यहाँ खत्म हो गया। अब 10 5 दूनी कितना आ गया 10। अगर इस तरह भी बना सकते हैं तो यहाँ भी देखिए यहाँ वाला HCF हो जाता है, यहाँ वाला क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ HCF बराबर कितना आ गया 5 आ गया। HCF बराबर कितना आ गया 5, यहाँ वाला हो जाता है आंसर। कहाँ वाला, यहाँ वाला। तो इस तरह बनाना है तो इस तरह बनाइए कि दोनों इसको दो भाग, इसको तोड़ दिए 3 × 5, इसको तोड़ दिए 5 × 5। अब इसका एक इसमें जो सेम डिजिट मिल रहा है वही सेम डिजिट ऊपर वाला में भी मिलना चाहिए। अगर इसमें 5 मिल रहा है तो यहाँ भी 5 आ रहा है, तो दोनों 5 के बदले एक 5 मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा क्या HCF हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखे ना, क्योंकि वो लंबा था, हम सीधा उसका आंसर लिख दिया। हम पढ़ के सुना देते क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए अनेक, बी अद्वितीय, सी 2 और डी 5। तो देखिए एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसे गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होते हैं। तो गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको याद करने का चीज है, इसको याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मजेदार है, इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन इसको तो समझ में आ गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर अद्वितीय होगा। अब इसको समझते हैं। द्विघात बहुपद होंगे, द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालने होंगे। जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल दिया है 1/3। तो हम देखिए इसको बनाते हैं। हम ऑप्शन नहीं लिखें क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए शून्यकों हम यहां से बनाते हैं। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का योग जो दिया है वो कितना दे दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का ई शायद 2.4 में, कितना 2.4 में। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया है -b/a के जगह पर क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, √2। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा बराबर c/a के जगह पर कितना दिया 1/3 कितना दिया है, हाँ 1/3 दिया है। आप समझ में आ गया होगा कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। तो b/a बराबर कितना दिया है √2, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c/a बराबर कितना दिया 1/3 दिया, 1/3 दिया। अब हम देखते हैं आगे इसको।
चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए के बदले दिया है √2। अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए, तो सी बटे ए के जगह पे दिया है 1/3। अब देखिए नीचे से यहाँ हम बनाते जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया कितना √2। देखिए यहाँ निकालें √2 और इधर एक दिया है अल्फा गुने बीटा बराबर दिया है 1/3। अब हम क्या कर रहे हैं, जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए बराबर हो गया √2। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटे ए, इसका कितना हो गया 1/3। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ भी इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी एक है, तो किसी दोनों ए में एक ए को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 3 है, कितना है 3 है, तो यहाँ 1 है, इसको हम 3 दे रहे हैं, 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नीचे वाले को देंगे 3 तो ऊपर वाले भी ऑटोमेटिक कहेगा हमको भी देना पड़ेगा। तो 3 इसको दिए तो 3 क्या आ गया, इसको दे दिए। तो अब ए बी और सी, देखिए अब ए बराबर यहाँ भी 3 आ गया, ए बराबर यहाँ भी 3 आ गया, तो ए बी सी निकाल लीजिए। ए बराबर हो गया 3 और बी बराबर हो जाएगा अब -3√2, -3 पहले लिखाएगा, ये बी में माइनस लगा तो हो जाएगा -3√2 और c इक्वल टू हो जाएगा 1। c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब क्या लिखना है, द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं द्विघात समीकरण लिखना है। द्विघात समीकरण हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a के जगह पर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3x² हो गया। b के जगह पर क्या है -3√2, तो माइनस b के जगह पे लिखेंगे -3√2 और साथ में x चल रहा है, क्या होगा x, और c के जगह पे क्या है 1, तो c के जगह पे क्या आ गया 1 बराबर क्या आ गया 0। देखिए ये ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है, शायद ऑप्शन नंबर हमको लगता है बी में, एक सेकंड देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है बी मैच कर रहा है, कितना बी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 3x² -3√2x + 1 आपको समझ में आ गया होगा एफ। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को चल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अधि बहुपद ax² bx + c, मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया, ax² bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अगर मान लीजिए ax² + bx + c का जो इसका आंसर आएगा वो एक अल्फा में आएगा, एक अल्फा आएगा और बीटा आएगा, अल्फा और क्या आएगा बीटा। ax² + bx + c बराबर अगर 0 हो तो एक अल्फा आएगा आंसर, एक क्या आएगा बीटा, एक अल्फा में कुछ आएगा। इसका द्विघात समीकरण जो निकालेंगे तो उसका 2 शून्य का आएगा, तो एक शून्य को अल्फा बोलेंगे, एक शून्य को क्या बोलेंगे बीटा बोलेंगे। तो अगर अल्फा और बीटा आया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अभी इसके पहले हम तुरंत पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a कहाँ है, ऑप्शन नंबर हो गया ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a। यही बोला कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा तो होता c/a। अगर यही बोलता अल्फा गुने बीटा का क्या मान होता तो c/a, लेकिन इसमें बोला है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो -b/a ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2.1 में, शायद 2.1 में, हमें ठीक से याद नहीं। देखिए इसको ग्राफ बना, हम लिखे क्वेश्चन नहीं, ग्राफ बना दिए इसका। एक ग्राफ बोलना है, उसमें बोल रहा है px पर कितनी बार रेखा टच किया। तो देखिए ये जो है x अक्ष पर कितनी बार इस रेखा को टच किया है। तो देखिए इस ग्राफ बना है, इसमें देखो ये जो टच किया है y अक्ष पर टच किया है, x अक्ष पर टच किया, कहीं नहीं टच किया, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 बार में, कितना बार 0। x अक्ष पर एक बार भी रेखा टच कहीं नहीं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह रहता, इस तरह ये हो गया y, ये हो गया ये y रेखा हो गया,
ये हो जाता x रेखा। अगर इस तरह रहता तो x पर 1 2 3 4 पर जड़ तो x पर 4 हो जाता, लेकिन इस पर x पर एक भी बार टच नहीं किया जाता, x पर एक बार टच नहीं किया गया तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में बहुत क्वेश्चन देखा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप बहुत अच्छा ढंग से समझ लीजिए। इसको समझने के लिए देखिए, बोला a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर क्या हो गया 0। अगर इस स्थिति में a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है तो उसे अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि दो हल होंगे। तो इसको समझने के लिए आपके बुक में जो क्लास 10th का बुक है शायद 3.3 आप किसी में इसी तरह में पेज नंबर याद नहीं है उसमें दिया हुआ है। आप इस तरह के ग्राफ को समझना बहुत जरूरी, जो ग्राफ दिया है इस ग्राफ को आप समझना बहुत जरूरी। इस ग्राफ को आप याद रखना होगा, इस ग्राफ को आप याद रख लिए तो आप आसानी से इसको बना लीजिए। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं, तो प्रतिच्छेद करते हुए रेखा हुआ उसका केवल एक हल लिख लेगा, इसे अद्वितीय हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 अगर तीनों बराबर है तो संपाती रेखा होगा और उसको अनेक हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनेक हल होगा। और a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा तो समांतर रेखा और कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसलिए इस ग्राफ को याद रखना आपको बहुत जरूरी। ग्राफ याद रखिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि दो हल होंगे, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं। क्या होगा देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम क्वेश्चन जो है वही ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। आप उस ग्राफ को बेहतरीन ढंग से देख लीजिए, बुक में दिया हुआ है, आप अच्छा से देख लीजिए, उसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला समीकरण, दो समीकरण दिया है मेरे पास 2x माइनस 3y बराबर क्या है, बराबर में है 0, और इधर दिया है 3x प्लस 4y बराबर प्लस 20 इक्वल टू क्या है 0। इस समीकरण हो गया 1, इस समीकरण क्या हो गया 2, इस समीकरण क्या हो गया 2। अब हम जानते हैं इसका सबसे पहले देखना होगा a1 बटे a2 और b1 बटे b2। अगर ई बराबर होगा तब हम चेक करेंगे c1 बटे c2। तो a1 मेरा क्या हो गया, a1 मेरा 2 हो गया, और a2 मेरा क्या हो गया 3 हो गया, b1 मेरा क्या हो गया -3 हो गया, b2 मेरा क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4। अब देखिए ई बराबर है नहीं है, यही बराबर नहीं है यहाँ, क्योंकि 2 बटे 3 आ गया, -3 बटे 4 आ गया। जब यही बराबर नहीं है तो हमको c1 बटे c2 चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ई हो गया मेरा a1, ये हो गया b1, ये हो गया मेरा c1, और ये हो गया a2 b2 और ये हो गया मेरा c2। जब यही बराबर नहीं है तो दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। तो a1 बटे a2 2 बटे 3, b1 बटे b2 -3 बटे 4 आ गया। तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अगर आप में देख लीजिएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम वही ग्राफ पे आधारित है। अब वो ग्राफ जो हम आपको ग्राफ बताए हैं, जो बुक में ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को आप जरूरी से जरूर याद कर लीजिए। उस ग्राफ से ही बहुत क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब बोला सी के किस मान के लिए समीकरण अतना और अतना अनंत हल है। अनंत हल होगा कब, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी अनंत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर लिए cx माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2, ये हो गया 6x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 4। इस समीकरण 1 है और समीकरण क्या है 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम जानते हैं अनंत हल तभी होता है जब a1 बटे a2 b1 बटे b2
और C1 बटे C2 आपस में बराबर हो तभी हम अनंत हल बोल सकते हैं, तभी अनंत हो। अब देखिए इस A1 बटे A1 के जगह x यहाँ ये हो गया A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 हो गया ना। तो देखिए A1 मेरा क्या हो गया 1, अरे A2 मेरा क्या हो गया 6 हो गया, B1 मेरा क्या होगा B1 हो गया मेरा -1 और B2 मेरा कितना -2 क्योंकि B1 -1 B2 -2, C1 मेरा क्या हो गया 2 और क्या हो गया 4। अब हम देखिए इससे इसको काट दिए और 2 दूनी 4 मतलब 1/2। अब देखिए ई 1/6 आ गया, ई 1/2, इधर भी 1/2। अब ई और ई तो आपस में बराबर, लेकिन ई तो बराबर नहीं। अब बोल रहा है यहाँ मेरा सी आया था ना सी, तो यहाँ क्या मान रखेंगे, एक के जगह मतलब यहाँ सी, यहाँ क्या हो गया, यहाँ मेरा सी था क्योंकि यहाँ सी आ रहा है Cx मतलब C1x, तो यहाँ C आ रहा है, तो यहाँ क्या मान रखेंगे जो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ अगर 3 रख दिए, कितना C के जगह पे 3 रख दिए तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो ऊपर में कुछ नहीं तो क्या 1/2। अब देखिए 1/2 और 1/2 तीनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो सी के जगह पे हम क्या रखे 3, सी के जगह पे क्या रखे 3, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, कि सी के जगह पे हम 3 अगर रखते हैं तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो सी के जगह पे क्या रखाएगा दोस्तों 3 रखाएगा। अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका क्या है, इसका x और y का मान निकालना। इसका 2 समीकरण दे दिया गया है, दोनों समीकरण में x और y का मान निकालना। देखिए इसका हल करने का 3 तरीका है। पहला नंबर जो सबसे आसान होता है विलोपन विधि, उसके बाद है प्रतिस्थापन, शुरू में आता है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन, उसके बाद वर्ज गुणनखंड विधि। लेकिन सबसे आसान जो है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हम इसको हल करते हैं। देखिए 2x - y बराबर कितना है 5, और इधर है 3x + 2y = कितना है 4। इस समीकरण मेरा 1 हो गया, इस समीकरण मेरा क्या हो गया 2। देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं। सो हम किसी एक मान को विलोपन विधि आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाके जरूर से जरूर पढ़िए, बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझाए हुए। अब हम इसको देखिए 2x - y बराबर 5, 3x + 2y बराबर क्या है 4 है। तो अब हम कैसे देखिए, अगर ई प्लस ई माइनस में है, ई प्लस में, तो इसको बराबर करना आसानी होगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ सिर्फ y है, इसको अगर 2 दे देंगे तो ये भी मेरा क्या होगा 2y होगा। अब विलोपन विधि से हल कर दीजिए इसको। कौन विधि से, विलोपन विधि से, अब विलोपन विधि से हल करते हैं तो कितना 4x हो जाएगा -2y, 2 दूनी 4x, 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और नीचे जो है वही उतार दीजिए, 3x - 2y + 2y बराबर 4। अब देखिए ई माइनस ई प्लस क्या हुआ कट गया। अब अगर प्लस और माइनस में रहा और कट गया तो ये जुट जाता है, क्या हो जाता है जुट, 4 3 कितना हो जाएगा 7x, 4 और 3 कितना हो, 10 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसको x बराबर लिख सकते हैं 14/7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना निकल के आया 2 निकल के आया। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 हम जानते हैं। देखिए ये 2 देके जो बनाए हुए हैं, इसको जो बनाए समीकरण, ये नहीं चलेगा, ये डुप्लीकेट फॉर्म हो गया। कौन फॉर्म हो गया, डुप्लीकेट फॉर्म हो गया। ओरिजिनल फॉर्म मेरा ई है, ई समीकरण है, तो ओरिजिनल मेरा 2x है -y है बराबर क्या हो गया 5। अब इसमें रख दीजिए 2x का मान हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, -y बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए 2 दूनी 4, -y बराबर क्या हो गया 5, -y और ये 5 है, ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है उधर गया क्या हो गया माइनस में। अब -y बराबर हो गया 5 में 4 गया कितना बचा 1 बच गया, तो y बराबर हो गया कितना -1, y बराबर कितना हो गया -1। तो देखिए इसका कितना आंसर आ गया
2 और -1, x बराबर 2 y बराबर -1। तो देखिए x बराबर 2 y बराबर -, ऑप्शन नंबर कितना आ जा रहा है 1, ऑप्शन नंबर कितना 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को एक साथ में देखते हैं। 12 आसान है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसको हम पढ़ के सुना देते हैं, हम लिखे नहीं। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं, वो क्या कहलाता है? संगत, असंगत, संपाती या इनमें से कोई नहीं। जैसे समीकरण में जिसका कोई हल नहीं रहेगा, कोई हल नहीं रहेगा। जैसे कोई हल किसका नहीं होगा? ये a1/a2 b1/b2 जो ओला हम ग्राफ बताए थे, उसमें अगर कोई हल नहीं रहेगा तो वो असंगत कहलाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत रेखा कहलाएगा। आप ग्राफ को देख लीजिए, उसके पीछे में दिया हुआ है, आप अच्छा से समझ जाइएगा। उसमें क्या है? असंगत कहलाएगा। जिसका कोई हल नहीं रहेगा वो असंगत भुजा होगा। क्या भुजा होगा? असंगत। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जैसा है। समीकरण इतना और इतना को हल है, इतना का इतना हल है। तो इतना और इतना को हल हम जो है वो हम तीन तरीका से कर सकते हैं। सॉरी, पहला नंबर हो गया प्रतिस्थापन, फिर विलोपन, फिर क्या हो गया? वर्ज गुणनखंड। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे दिया? 9। x प्लस वाई इक्वल टू 9। x माइनस 1। एक सेकंड, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखे, क्वेश्चन नंबर कितना 12, सॉरी। x माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर है 1। x माइनस, वही तो लगा क्वेश्चन गलत है। x माइनस वाई बराबर 1 का हल। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 1। अब देखिए ई बराबर है, ऑलरेडी क्या है तो बराबर करने की जरूरत नहीं। ई प्लस में ई माइनस में क्या हुआ? खत्म हो गया। ये हो गया 2x जुटेगा और 9 और 1 क्या हो गया? 10। x क्या हो गया? 2x और 9 और 1 क्या हो गया? 10 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 10/2। तो कितना हो जाएगा? 5। x बराबर 5। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। x का मान रखने पर तो समीकरण 1 मेरा कितना है? समीकरण 1 मेरा हो गया x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 9। तो x का मान कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। प्लस y बराबर क्या हो गया? 9। तो y बराबर क्या हो गया? 9। ये माइनस प्लस में इधर गया y बराबर 9 में 5 गया, कितना बचा? 4। तो x कितना आया मेरा? 5 और 4 आया। 5 और 4, तो 5 और 4 कहाँ है? 5 और 4 है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? सी आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को देखना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो कौन द्विघात समीकरण है उसको आइए हम चेक करते हैं। देखिए, इसको हम चेक करने, अगर सब चेक करते चले जाएंगे तो उस तरह क्या होगा, मेरा समय अधिक जाएगा। अगर हम एक एक करके चेक करेंगे, ई है या नहीं है, ई है या नहीं है, ई है या नहीं है, ई है या नहीं, तो इसको हमको कुछ ट्रिक से पकड़ना पड़ेगा। ट्रिक से क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। क्या? कौन हो सकता है? देखिए, अगर हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरा चांस नहीं बन रहा है। क्या? क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स गुने एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बराबर के इधर, बराबर के उधर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो दो घात उसका 2 नहीं बनेगा, तो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? और द्विघात समीकरण का रूप हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का रूप होना चाहिए बराबर 0। इस रूप में होना चाहिए। तो देखिए, ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे और तो एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, तो दोनों एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हम पहले ही छाड़ दिए। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? सो देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी काट देंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर सी जो बच रहा है इसमें बन सकता है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इधर है, इधर 2x आ रहा है। क्या आ रहा है? 2x। तो इसको हम बना के देखते हैं। समीकरण नंबर सी x प्लस 1 पर क्या हो गया? स्क्वायर, और x प्लस 1 पर स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी मेरा कितना? 1 पर स्क्वायर हो गया तो 1 आ गया, प्लस 2ab बी मेरा 1 हो गया तो 1 बराबर क्या हो गया? 2x माइनस 3। 2x माइनस, अब देखिए 2x इधर भी 2x इधर भी कट गया ना? हाँ, कट गया। तो एक्स स्क्वायर और 3 में
ई प्लस में है +1 -3 बराबर क्या बच रहा है 0, सॉरी प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो इसको कर सकते हैं। तो x², 3 एक कितना हो गया 4 आ गया, बराबर क्या आ गया 0। मतलब जो है इसका बन रहा है, क्योंकि x² + 4 आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x² + bx, bx के जगह पर लिख सकते हैं 0x + c के जगह पर क्या लिख सकते हैं 4, बराबर क्या हो गया 0। मतलब इसको हम बना सकते हैं x² मतलब a² और c दिया है, क्या दिया है c दिया है, b मेरा नहीं दिया, तो b को हम 0x से बना दिए, 0x से क्या बना दिए 0x, 0 और x से बना दिए, तो क्या x² bx + c, मतलब इस रूप में हम इसको लिख दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपको बता चुके सी होगा, क्योंकि सी डी भी आप चेक करना चाहते तो डी भी चेक कर लीजिए, डी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए x² यहाँ है, तो ये है आपको हम चेक करा सकते हैं। देखिए x² + 3x + 1 बराबर है x - 2। अब देखिए x² + 3x है, ये प्लस इधर है क्या आ जाएगा, ये प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो गया 1, और ये माइनस में है इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा कितना 2। अब देखिए ये 3x 1x घटेगा कितना है 2x, और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 3x², 3 में 1x आ रहा 2x, अभी कितना हो गया 1 2 और 1 कितना हो गया 3 आ रहा है, कहीं तो गलत हो रहा है, देख सके x। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी भी द्विघात समीकरण हो जा रहा है, क्या है डी भी द्विघात, और सी भी हो जा रहा है। तो इसमें कुछ मिस्टेक कर गया है, वो एग्जामिनेशन वाला मिस्टेक कर गया होगा, इसमें स्क्वायर वगैरह लगाने के लिए, या तो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी हो जा रहा है। तो आप उस समय देख लीजिएगा, हमको लगता है कि यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा स्क्वायर होगा, तब ईला नहीं होगा, तब मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन इसमें स्क्वायर ऑप्शन में तो दिया नहीं है। एक सेकेंड ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं इसका, ऑप्शन तो सही है मेरा 15 14, हाँ सही है एक्स में, हाँ ऑप्शन तो सही है। हमको लगता है वो थोड़ा मिस्टेक कर गया होगा ऑप्शन चूज करने में। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो द्विघात समीकरण हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी द्विघात समीकरण हो जा रहा है, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर डी आपको बना के दे x² bx + c के रूप में आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जा रहा है। तो चलिए, उसमें हो सकता है कि यहाँ भी मिस्टेक कर गया होगा थोड़ा प्रिंट करने में, उस समय मिस्टेक नहीं रहेगा, तो उसमें आपको एक ही ठो ऑप्शन रहेगा जो द्विघात समीकरण होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अधिविविध कर डी जो है 0 से बड़ा, मतलब डी बड़ा है किससे 0 से, डी किससे बड़ा है 0 से। तो इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है b² - 4ac। अगर इस टाइप में रहा, डी जो बड़ा आता है किससे 0 से, अगर डी बड़ा रहेगा तो वास्तविक और भिन्न मूल होगा, वास्तविक और भिन्न। अगर डी जो है बराबर में आ गया, डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर क्या आ गया 0, तो डी बराबर अगर 0 आ गया तो इसका दो मूल निकलेगा, दोनों अलग अलग निकलेगा, सॉरी हाँ दोनों समान, अलग अलग नहीं, दोनों समान निकलेगा, दोनों क्या निकलेगा समान। और अगर 0 बड़ा आ जाएगा किससे डी से, 0 अगर डी से बड़ा आ जाएगा तो इसका कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं निकलेगा। तो ई क्या है, ई डी बड़ा है किससे 0 से, तब हो जाएगा वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, वास्तविक और क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे 1 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, अब सेकेंड पार्ट में जो बाकी का 25 क्वेश्चन बचा उस सेकेंड पार्ट में बिल्कुल पूरा खत्म कर देंगे। उसके सेकेंड पार्ट में आज तक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है। अब सेकेंड पार्ट में इसको सारे को हम खत्म कर देंगे, बाकी 25 क्वेश्चन जितना टोटल 40 क्वेश्चन में हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में उसको हम खत्म कर देंगे। आई होप आपको अच्छा में लग गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।